कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के ये 8 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और इन 8 प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में अपलोड भी कर दिया है। ठीक है, अब इस प्रश्नावली में 8 प्रश्न और बचते हैं। कुल मिलाकर 16 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न हमने कर लिए तो 8 प्रश्न और बचते हैं। अब इस वीडियो में हम इन 8 के 8 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ हमें राहुल और हारून की वर्तमान आयु बतानी है, मतलब अभी की उम्र बतानी है क्या है। और सवाल में हमें इन दोनों की आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। ये वास्तविक आयु नहीं है बल्कि क्या है, आयु का अनुपात है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम इन्हीं अनुपातों में x लगाकर इन्हें राहुल और हारून की वर्तमान आयु मान लेंगे। ठीक है, देखो सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है हल। तो लिखेंगे माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर हम मानेंगे 5x वर्ष। ठीक है, तथा हारून की वर्तमान आयु ये मानेंगे हम 7x वर्ष। हमने ऐसा क्यों माना? देखिए, जो भी आयु रही होगी इन दोनों की, उसमें जो भी कॉमन रहा होगा उसको काटने के बाद ही ये अनुपात आया है, तो वो कॉमन हमने x मान लिया है। ठीक है, अगर हम उस कॉमन की 5 से गुणा कर देंगे तो राहुल की वर्तमान आयु हो जाएगी वो, और अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो वो हारून की वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, आगे हमसे कहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो ये तो वर्तमान आयु है, तो अभी हमें इनकी 4 वर्ष बाद की आयु भी मालूम करनी है क्या होगी। ठीक है, तो लिखते हैं 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? अभी है 5x वर्ष का, तो 4 साल बाद क्या होगा? 4 वर्ष और बड़ा हो जाएगा ये, तो 5x में 4 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद राहुल हो जाएगा 5x प्लस 4 वर्ष का। 4 वर्ष बाद हारून की आयु, अभी आयु है 7x, तो 4 वर्ष बाद ये भी 4 वर्ष और बड़ा हो जाएगा, मतलब इसमें भी 4 वर्ष प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों की आयु हो गई 4 वर्ष बाद की। अब यहाँ सवाल में हमसे कहा गया है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो इन दोनों ही आयु का योग कितना होगा? 56 वर्ष। तो यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों ही आयु का योग करेंगे 5x प्लस 4। ठीक है, ये राहुल की आयु है 4 वर्ष बाद की, इसमें प्लस कर देंगे हम हारून की 4 वर्ष बाद की आयु, 7x प्लस 4। ठीक है, इन दोनों का योग कितना है? 56 के बराबर। ठीक, तो यहाँ हमें एक समीकरण मिल गई। यहाँ x का मान निकाल लेंगे और इस मान को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें दोनों की वर्तमान आयु मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ x को जोड़ लेंगे, 5x प्लस 7x ये हो जाएगा 12x, और संख्या को जोड़ लेंगे, 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 8, और बराबर है इधर 56। ठीक है ना, 8 की साइड चेंज करके इधर ले आएंगे, तो यहाँ है 12x और इधर है 56, प्लस का 8 इधर आकर माइनस का 8 हो जाएगा। 12x बराबर 56 में से 8 जाएगा 48 बचेगा। ठीक है, अब 12 की भी साइड चेंज कर देते हैं, तो x बराबर इधर 48 से 12 साइड चेंज करेगा तो बटे में आ जाएगा। गुणा की संख्या साइड चेंज करके बटे में आती है। 12 से 48 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48, तो हमें x बराबर मिल गया 4। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें दोनों की उम्र भी मिल जाएगी वर्तमान। तो लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने? 5x वर्ष। तो यहाँ 5 का 5 लिखिए, गुणा लगाइए, x की वैल्यू आई है 4, तो 4 लिख लीजिए x की जगह पर। अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 4 पंजे 20 वर्ष। राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है, और हारून की वर्तमान आयु क्या मानी हमने? 7x वर्ष। तो 7 लिखिए, गुणा लगाइए, x का मान 4 रखिए, गुणा कर लीजिए, 4 7 चौक 28 वर्ष। ठीक है, ये हो गई दोनों की वर्तमान आयु। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, सवाल आ गया समझ में? चलिए अगला सवाल करते हैं। 10वां सवाल है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है
तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब बालक प्लस बालिकाएं कुल मिलाकर कितने हैं। ठीक है, यहाँ हमें बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अनुपात दिया है इनके साथ हम x लगाएंगे और बालक और बालिकाओं की संख्या इन्हें मान लेंगे। ठीक है, साथ में हमें ये भी दिया गया है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। ठीक, चलो सॉल्व करता हूँ, देखो समझ में आ जाएगा आपको। हल, माना बालकों की संख्या क्या मानेंगे हम, 7x। ठीक है, 7x तथा बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या क्या मानेंगे हम, 5x। ठीक है, 5x। तो 7x बालक हैं और 5x बालिकाएं हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 7x प्लस 5x, बालक प्लस बालिकाएं। ठीक है, और ये जोड़कर कितना हो जाएगा, 7x प्लस 5x 12x। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 12x विद्यार्थी हैं। तो अगर हमें इस x का मान मिल जाए तो ये पता चल जाएगा कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, 12 और x की गुणा हो जाएगी, जो भी x का मान आएगा उसकी हम 12 से गुणा कर देंगे तो हमें विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। तो ये हमें x कैसे मिलेगा, तो यहाँ देखिए हमसे कहा गया बालक जो हैं वो बालिकाओं से 8 अधिक हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, लिखना है प्रश्नानुसार। एक तरफ लिखिए बालकों की संख्या 7x और एक तरफ लिखिए आप बालिकाओं की संख्या 5x। क्या ये दोनों बराबर हैं, 7x और 5x बराबर हैं। 7x बालकों की संख्या है और 5x बालिकाओं की संख्या है। क्या बालक और बालिकाओं की संख्या बराबर है, नहीं है। बालकों की संख्या जो है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बालिकाओं की संख्या जो है वो बालकों की संख्या से 8 कम है। तो अगर यहाँ हम 8 प्लस और कर दें तब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह से हमें यहाँ एक समीकरण मिल जाती है। इसमें हम x का मान निकाल लेंगे तो हमें विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इस 5x की साइड चेंज करके इधर ले आओ। तो यहाँ है 7x, ये प्लस का 5x साइड चेंज करके इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और इधर है बराबर में 8। 7x में से 5x घटाएंगे तो बचेगा 2x और इधर है बराबर में 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर इधर है 8, 2 गुणा में है तो साइड चेंज करके ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, और 2 से 8 4 बार में कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 4। ठीक है, अब इस x का मान यहाँ रख दीजिए तो ये आपके विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 12x है। तो यहाँ 12 का 12 लिखो, गुणा लगाओ और x का मान 4 रख दो। x का मान 4, दोनों की गुणा कर लो, 12 चौक कितना होता, 48। तो हमें अपना आंसर मिल गया। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 48। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तर। स्टूडेंट्स राइटिंग पे ना जाएं। ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा होगा लेकिन ज़्यादा साफ नहीं लिख पा रहा हूँ। चलो अब हम अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बाईचुंग की आयु, पिताजी की आयु और दादाजी की आयु, इन तीनों की आयु अलग अलग बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखो यहाँ में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। क्या दी है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। मतलब बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, ओके। पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और दादाजी से क्या है, 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं और दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। या यूं कह लो कि दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बाईचुंग की आयु मान लेनी है x। अगर हमें बाईचुंग की आयु पता चल गई तो दादाजी की भी पता चल जाएगी, पिताजी की भी पता चल जाएगी। देखो सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हल,
माना बाई चुंग की आयु, क्या मान लेते हैं हम, x वर्ष। ठीक है, हमने बाई चुंग की आयु x वर्ष मान ली, तब पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, बाई चुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो बाई चुंग की आयु x वर्ष है, इसमें 29 प्लस कर दो तो ये हो गई पिताजी की आयु। ठीक है, तथा दादाजी की आयु, पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। पिताजी हैं x प्लस 29 वर्ष के, तो दादाजी कितने के हो जाएंगे, 26 वर्ष बड़े हो जाएंगे इनसे भी। तो ये हो गई आपकी पिताजी की उम्र, और फिर इसमें हम 26 प्लस कर देते हैं तो ये हो गई दादाजी की उम्र। ठीक है, 26 वर्ष बड़े हैं तो 26 वर्ष प्लस कर दिया हमने पिताजी की उम्र में। ठीक, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो हमें यहाँ मिलेगा x प्लस 29 प्लस 26, ये होता है 55। ठीक है, तीनों की आयु मिल गई हमें, बाई चुंग की x वर्ष, पिताजी की x प्लस 29 वर्ष और दादाजी की x प्लस 55 वर्ष। और सवाल में हमसे कहा गया है यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, यानी तीनों की आयु का योगफल कितना है, 135 वर्ष के बराबर है। ये हमें प्रश्नानुसार लिखना है। ठीक है, प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योगफल, यानी बाई चुंग की आयु प्लस पिताजी की आयु प्लस दादाजी की आयु, तीनों का योग कितना है, 135 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ हमें एक समीकरण मिल गई, इसमें हम x का मान निकाल लेंगे तो हमें तीनों की उम्र भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें x को जोड़ लेना है, संख्या को जोड़ना है, तो यहाँ 3x हैं तो 3x हो जाएगा, x प्लस x 2x प्लस 1x 3x, और प्लस में 29 प्लस 55 ये आपका हो जाएगा 84। ठीक है, और इधर बराबर में है 135। अब हमें इस 84 की साइड चेंज करनी है, तो यहाँ बचेगा 3x, इधर है 135, प्लस का 84 इधर जाएगा तो माइनस का 84 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर हमें मिलेगा 135 में से 84 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 13 में से 8 गया 5 बचेगा 51। ठीक है, अब इस 3 की भी साइड चेंज करते हैं, तो यहाँ x बचेगा, इधर 51 है, 3 गुणा में है, साइड चेंज करके बट्टे में आ जाएगा, 3 से 51 को भाग देंगे तो 17 बार में ये कट जाएगा, तो हमें यहाँ x का मान कितना मिला, 17 मिला। x हमने किसे माना, बाई चुंग को माना था, बाई चुंग की उम्र को माना था, तो यहाँ लिखेंगे बाई चुंग की आयु बराबर x मानी है और x में मिला है 17, तो यहाँ 17 वर्ष हो जाता है। ठीक है, पिताजी की आयु x प्लस 29, x हमारा है 17 प्लस लगाइए और 29 लिख लीजिए, दोनों को जोड़कर कितना मिलेगा, 46। ठीक है, तो पिताजी 46 वर्ष के हो जाते हैं। अब बात करते हैं दादाजी की, दादाजी की आयु यह हमारी x प्लस 55। ठीक है, x हमारा 17 है, 17 लिखिए प्लस 55 कितना हो जाएगा, 7 5 12 हासिल 1 5 और 1 6 7 72 वर्ष। ठीक है, देखो बाई चुंग की आयु 17 वर्ष है और बाई चुंग से पिताजी कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े, तो ये 46 वर्ष के हो गए, और पिताजी से दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं, तो 46 में 26 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो गया, तीनों की हमने आयु निकाल ली। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। चलो अगला सवाल करते हैं। 12वां सवाल है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो जो पूछा गया उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, देखो हल करते हैं, आपको समझ में आएगा। माना रवि की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम, x वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो अभी यानी वर्तमान आयु क्या है रवि की, x, तो x लिखिए। 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी ये आयु, इसमें 15 प्लस कर दीजिए, तो ये 15 वर्ष की आयु हो गई, यानी 15 वर्ष बाद की आयु हो गई। ये बराबर होगी किसके, वर्तमान आयु से 4 गुनी। ठीक है, तो वर्तमान आयु x,
इसमें 4 का गुणा कर दो, ये 4 गुनी हो गई। तो यहाँ हमें क्या मिल गई, एक समीकरण मिल गई। इसको सॉल्व करते हैं, x + 15 बराबर x × 4, ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस x की साइड चेंज करके इधर ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 15 बचेगा, इधर है 4x, ये प्लस का x है तो इधर हो जाएगा माइनस का x। ठीक, तो यहाँ मिलेगा 15 बराबर 4x में से एक x घटाएंगे तो 3x। अब इस 3 की साइड चेंज करके इस संख्या की तरफ ले आइए, तो यहाँ है 15, 3 साइड चेंज करेगा तो बटे में आ जाएगा, इधर बचेगा x। 3 से 15 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, तो हमें मिला 5 बराबर x या फिर x बराबर 5। यहाँ हमें x का मान 5 मिल गया। और x हमने किसे माना है, वर्तमान आयु को, रवि की वर्तमान आयु को। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो गया, रवि की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 5 वर्ष। ठीक है, उत्तर। चलिए अगला सवाल करते हैं। 13वां सवाल है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो जो हमसे पूछा जाएगा उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वह संख्या x मान लेते हैं। हल, माना वह संख्या x है। अब हमें प्रश्नानुसार करना है, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहा जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो यहाँ हमसे कहा गया संख्या को 5/2 से गुणा कर, तो संख्या हमारी x, इसको हम 5/2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, इसमें हम 2/3 जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो बराबर हमें प्राप्त होगा -7/12। ठीक है, हमने प्रश्नानुसार यहाँ एक समीकरण बना लिया। अब इस समीकरण में हम x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x × 5 ये होता है 5x, और बटे में 2, और प्लस यहाँ 2/3, और इधर बराबर में -7/12। ठीक है, तो सबसे पहले हमें +2/3 की साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 5x बटे में 2, और इधर है हमारा -7/12, और ये प्लस का है तो इधर जाकर ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इन दोनों को हमें घटा लेना है। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, हरों का लासा पालेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 5x बटे में 2, और यहाँ 12 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। जो बड़ी संख्या होती है, अगर वो छोटी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए तो बड़ी संख्या हमारी लासा हो जाती है। ठीक है, तो लासा हमारा हो गया 12। अब 12 से 12 को भाग देंगे, भागफल 1 मिलेगा, 1 की गुणा -7 से करेंगे तो -7 मिलेगा, -7 × 7। ठीक है, माइनस लगाइए, 3 से 12 को भाग दीजिए, 3 चौक 12, 4 भागफल मिला, 4 की गुणा 2 से कर दीजिए, 4 दूनी 8। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही माइनस के तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, -7 -8 ये हो जाएगा -15, और बटे में 12, और इधर हमारा 5x बटे में 2। ठीक है, यहाँ देखिए कैंसिल होगा, 3 से 3 चौक 12, और यहाँ 3 पंजे 15। ओके, 5x बटे में 2, और इधर हमारा -5/4, कैंसिल होने के बाद 5/4 आएगा, -5/4। ठीक है, अब इस 2 की साइड चेंज करना है, तो यहाँ 5x बचेगा, और इधर है हमारा -5/4, 2 बटे में है, साइड चेंज करके ये ऊपर आ जाएगा गुणा में। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल होगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो हमें यहाँ मिलेगा 5x बराबर -5/2। अब इस 5 की भी साइड चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x, और इधर है -5/2। यहाँ 5 गुणा में है, साइड चेंज करके ये बटे में आएगा, 2 के साथ गुणा में। ठीक है, यहाँ 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, -1, और बटे में 2, बटे में क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाता है। x हमने किसे माना है, संख्या को माना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वह संख्या -1/2 है। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाता है। आ गया सवाल समझ में। चलिए अगला सवाल करते हैं। 14वां सवाल है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है, और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं।
इस प्रश्न में हमें बताना है 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। यहाँ हमें ये जो दे रखा है ना, ये नोटों की संख्या का अनुपात है। ये नोटों की वास्तविक संख्या नहीं है बल्कि अनुपात है। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, ये जो नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है, इनके साथ हम XX लगाकर इन्हें नोटों की संख्या मान लेंगे। 2x को मानेंगे 100 के नोटों की संख्या, 3x को मानेंगे 50 के नोटों की संख्या और 5x को मानेंगे 10 के नोटों की संख्या। ठीक है, फिर इन नोटों का हम कुल मूल्य निकाल लेंगे और ये कुल मूल्य किसके बराबर होगा, 4 लाख रुपए के बराबर। ठीक है, कुल मूल्य से मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मेरे पास 100 के 5 नोट हैं, तो इन 5 नोटों का मूल्य कितना है, या फिर यूं कह लो कि मेरे पास कुल कितने रुपए हैं। 100 के 5 नोट हैं तो मेरे पास 500 रुपए हैं। यही 500 रुपए क्या है, इन 5 नोटों का कुल मूल्य है। ठीक है ना, तो चलो सॉल्व करते हैं। हल, माना 100 के नोटों की संख्या बराबर 2x, 50 के नोटों की संख्या 3x, 10 के नोटों की संख्या 5x। ठीक है, ये हो गए नोटों की संख्या। अब हम इन नोटों का मूल्य निकाल लेते हैं। 100 के 2x नोटों का कुल मूल्य क्या होगा स्टूडेंट्स, नोटों की संख्या गुणा एक नोट का मूल्य। तो ये हो जाएगा हमारा 2x गुणा 100 यानी 200x रुपए। ठीक है, ओके। अब 50 के 3x नोटों का कुल मूल्य, तो नोटों की संख्या यानी 3x गुणा एक नोट का मूल्य 50, तो ये हो जाएगा आपका 50 तियां 150 x रुपए। ठीक है, अब 10 के नोटों का कुल मूल्य निकाल लेते हैं। 10 के 5x नोटों का कुल मूल्य, तो नोटों की संख्या 5x गुणा एक नोट का मूल्य 10, तो ये कितना हो जाएगा, आप दाएं 50x रुपए। ठीक है, अब हमें डाल लेना है प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, प्रश्न में हमसे कहा गया है इन तीनों नोटों का कुल मूल्य 4 लाख है, तो इन तीनों नोटों का योगफल हम कर लेते हैं। ठीक है, 200x प्लस 150x प्लस 50x, ये तीनों नोटों का कुल मूल्य हो गया जो कितना है, 4 लाख। ठीक है ना, अब यहाँ से हमें x मिल जाएगा और x मिलते ही हमें नोटों की संख्या मिल जाएगी। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, 200 और 200 यहाँ हो जाएगा 400x। देखो 200 ये है, 150 और 50 200 ये हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा पूरा 400x और बराबर में है 4 लाख। ठीक, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर इधर है 4 लाख। अब इस 400 की जब साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 एकम 4, ये कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ x बराबर मिल रहा है 1000, 3 जीरो बचे 1000। ठीक है, अब इस x का मान हम यहाँ पर रख लेंगे तो हमें नोटों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे 100 के नोटों की संख्या बराबर है हमारी 2x, तो 2 का 2 गुणा लगाइए, x का मान 1000, तो 1000 लिखिए, इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 हैं 100 के नोट। ओके, अब बात करते हैं 50 के नोट की। 50 के नोटों की संख्या ये हमारी 3x। ठीक है ना, तो 3 गुणा x, x का मान 1000, तो ये हो जाएगा 3000। 3000 हैं हमारे पास 50 के नोट। ओके, अब बात करते हैं 10 के नोट की। 10 के नोटों की संख्या
जो कि है 5x। तो 5 का 5 गुणा x का मान 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 5000। ठीक है, 10 के नोटों की संख्या 5000 है। 100 के नोट हमारे 2000 हैं, 10 के नोट 50 के नोट 3000 हैं और 10 के नोट 5000 हैं। हमसे सवाल में पूछा क्या गया है, यही पूछा गया है प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, सवाल आ गया समझ में। आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो, इन सब का मूल्य निकाल लीजिए, सब मूल्य को जोड़ोगे तो ये 4 लाख बैठेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। 15वां सवाल स्टूडेंट्स कुछ इसी तरह का है जैसा 14वां सवाल था। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या है 160। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। हमें इसमें ये बताना है कि 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 2 रुपये कितने सिक्के हैं और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ लिखा है 2 वाले सिक्के की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 5 वाले जितने भी सिक्के हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा हैं 2 वाले सिक्के। मान लो अगर 5 वाले सिक्के मेरे पास 7 हैं तो 2 वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, 3 गुने ज़्यादा, यानी 7 तियाँ 21, 21 सिक्के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, देखो समझ में आ जाएगा आपको हल। माना रुपये 5 वाले सिक्कों की संख्या, इसे हम मान लेते हैं x। ठीक है, तब 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी, यानी 3 गुना x, 3x। ठीक है, 5 वाले सिक्कों की संख्या x है तो 2 वाले सिक्कों की संख्या 3x हो जाती है। अब बचे हमारे 1 वाले सिक्के कितने हैं, तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। देखो टोटल कितने सिक्के हैं, टोटल हैं 160 सिक्के। तो अगर हम 160 सिक्कों में से 5 के सिक्के और 2 के सिक्के इनकी संख्या निकाल दें तो क्या बचेगा, 1 के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर देते हैं हम x प्लस 3x को, तो हमें यहाँ मिलेगा 160 माइनस 1x प्लस 3x, ये हो जाएगा 4x, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस 4x। ठीक है, ये हो गई आपके 1 के सिक्कों की संख्या। बात आ गई समझ में। ओके, अब हमें इन सिक्कों का मूल्य निकाल लेना है, तो लिखेंगे रुपये 5 वाले x सिक्कों का मूल्य। 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं, तो इनका मूल्य क्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या गुणा 1 सिक्के का मूल्य, तो हो जाएगा ये 5x रुपये। ठीक, फिर 2 वाले कितने सिक्के हैं, 3x, 3x सिक्कों का मूल्य, तो यहाँ सिक्कों की संख्या 3x गुणा 1 सिक्के का मूल्य 2 रुपये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6x रुपये। ठीक, अब बचा 1 रुपये वाला सिक्का। 1 वाले कितने सिक्के हैं ये रहे 160 माइनस 4x, सिक्कों का मूल्य बराबर सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x गुणा 1 सिक्के का मूल्य जो कि 1 रुपया है। तो अगर हम इसकी गुणा 1 से करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा 160 माइनस 4x रुपये। ठीक है, ये हो गया मूल्य। 5 वाले सिक्के का मूल्य 5x रुपये, 2 वाले सिक्के का मूल्य 6x रुपये और 1 वाले सिक्के का मूल्य 160 माइनस 4x रुपये। अब सवाल में हमें इन तीनों ही सिक्कों का मूल्य कितना दिया है, 300 रुपये दिया है। ठीक है, अगर हम इन तीनों ही सिक्कों का योगफल करें तो वो किसके बराबर होगा, 300 रुपये के बराबर। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार 5 वाला सिक्का का मूल्य 5x प्लस 2 वाले सिक्के का मूल्य 6x प्लस 1 वाले सिक्के का मूल्य 160 माइनस 4x, और ये किसके बराबर है? 300 के। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, और ये माइनस का है 4x, ये घट जाएगा। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11x। 11x में से हम माइनस कर देंगे 4x, और इस संख्या को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 11x, और बचा हमारा इधर माइनस 4x, और इधर है हमारा 300, और ये प्लस का 160 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 160। 11x में से 4x घटाएंगे, कितना बचेगा? 7x। इधर घटाइए, 300 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 140। ठीक है, यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। x बराबर 140, 7 गुणा में है, इधर आ जाएगा बटे में। 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार में? 20 बार में। तो हमें यहाँ x बराबर मिला 20। ठीक है, x मिल गया। अब हमें सिक्कों की संख्या ही मिल जाएगी। यहाँ हमने ये सिक्के माने हैं ना, सिक्कों की संख्या x 3x और 160 माइनस 4x, ये हमारी सिक्कों की संख्या है। तो यहीं पर हम x का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 के सिक्कों की संख्या, इसको हमने माना भाई x। ठीक है, तो ये हमें मिला है 20। अब 2 के सिक्कों की संख्या, ये हमारा 3x। ठीक है, तो 3 का 3 और गुणा लगाइए, x का मान 20, तो यहाँ 20 गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 20 3 60, ये हो गया 60। यानी 5 के 20 सिक्के हैं, 2 के 60 सिक्के हैं। अब बात करते हैं 1 की। 1 के सिक्कों की संख्या, ये है हमारी 160 माइनस 4x। तो 160 का 160 माइनस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, और x की वैल्यू 20। इसको सॉल्व करते हैं, मिल जाएगा आंसर हमें 160 माइनस 20 चौक 80। ठीक है, घटा लीजिए, 160 में से 80 घटाएंगे, कितना बचेगा? 80। तो 1 के सिक्के 80 हैं, 2 के सिक्के 60 हैं, और 5 के सिक्के 20 हैं। यही हमारा उत्तर हो जाता है, उत्तर। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट सवाल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमसे पूछा गया उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, इस बुक को हटा देता हूं मैं। तो स्टूडेंट्स, हल में हम लिखेंगे, हल माना विजेताओं की संख्या बराबर x। जो हमसे पूछा उसे हमने x मान लिया। ठीक है, अब कुल कितने प्रतिभागी हैं? 63 हैं। अगर हम कुल प्रतिभागी में से विजेताओं की संख्या को घटा दें तो क्या बचेगा? शेष प्रतिभागी बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ शेष प्रतिभागी की संख्या भी निकाल लेते हैं। शेष प्रतिभागियों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल संख्या माइनस विजेताओं की संख्या। ठीक है, तो ये है हमारे शेष प्रतिभागी। अब जो विजेता है ना, विजेता, उनको 100 रुपये दिए गए हैं। तो विजेता कितने हैं? x। तो x विजेताओं को कुल कितने रुपए मिले होंगे? 100 गुणा x, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं x विजेताओं को मिली धन राशि। देखो, एक को मिल रहा है 100, तो विजेता है हमारे x, तो x को कितना मिलेगा? x गुणा 100, है ना, यानी विजेताओं की संख्या गुणा धनराशि। तो ये हो जाएगा 100x रुपये। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम शेष प्रतिभागियों को कितनी धनराशि मिली है वो निकाल लेते हैं। तो शेष प्रतिभागी हमारे 63 माइनस x, 63 माइनस x प्रतिभागियों
को मिली धनराशि बराबर क्या होगी, प्रतिभागियों की संख्या गुणा धनराशि। तो यहाँ हमें सॉल्व करके मिलेगा 25 गुणा 63 ये होता है 1575, माइनस लगाएंगे 25 गुणा x ये होता है 25x। ठीक है, इतने रुपए मिले हैं शेष प्रतिभागियों को। अब सवाल में हमसे कहा गया है कि जो धनराशि बांटी गई है वो 3000 रुपये है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों धनराशियों को जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होगी, 3000 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार 100x प्लस 1575 माइनस 25x बराबर है ये 3000 रुपये के। ठीक है, सवाल में हमें यही दिया गया है। अब यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस के 100x हैं, ये माइनस का 25x है, घट जाएगा तो कितना बचेगा 75x। और ये 1575 प्लस के साइड चेंज करके इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 1575। ठीक है, घटा लेते हैं तो यहाँ 75x बराबर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1425। ठीक है, 3000 में से 1575 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1425 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ हम x का मान निकाल लेते हैं तो x बराबर इधर है 1425 और ये 75 आ जाएगा बटे में। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, देखो 25 से 25 3 75 और इधर हम 25 से कैंसिल करेंगे 142 को तो 25 पंजे 125, 142 में से 125 को आप घटा लीजिए, 12 में से 5 जाएगा आपका बचेगा 7। ठीक है, और इधर 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा 1 और यहाँ 5 है तो ये 5 ही उतार लीजिए। ठीक है ना, अब 25 का बाड़ 175 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं इसको 15 7 7 बार। ठीक है, अब यहाँ 3 है और उधर ऊपर 57 है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 एकम 3 और इधर 3 एकम 3 कितना बचा, 2 बचा, 3 नेम 27। तो यहाँ हमें x बराबर मिला 19। ठीक है, तो x हमने किसे माना, विजेताओं को माना है। तो विजेता हमारे कितने हैं, x, और सवाल में हमसे क्या पूछा गया, विजेताओं की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देते हैं, विजेताओं की संख्या बराबर x और x हमारा आया 19। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।